मतलब जैसे मेडिटेशन कर एक बार मैंने ट्राई किया कुछ टाइम के लिए, तो उससे काफ़ी मुझे रिलैक्स्ड फील हुआ। फिर मैंने ये देखा कि मेरे वर्क पे उसका अच्छा इफेक्ट हुआ है। तो ये सेशन ज्वाइन करने का मेरा सेशन मतलब पर्पस भी यही है कि थोड़ा सा भी लगा है, इसलिए मुझे मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि हमारी बॉडी है तो सारा काम हमारा माइंड से होता है। तो जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसी तरीके से अपने माइंड को भी मॉर्निंग में हमें क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, ताकि सिर्फ आधा घंटा या 15 मिनट भी अगर हम फोकस करके अपने माइंड पर मेडिटेशन करें, मतलब किसी चीज़ को फोकस करने की कोशिश करें, तो उससे क्या होगा, हमारा माइंड कंसंट्रेट होगा और पीसफुल एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा हमारे उस 15 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए। तो उससे ये होगा कि हमारा माइंड चार्ज होगा और उसके बाद कुछ 15 मिनट या आधे घंटे की ड्यूरेशन जब मेरा माइंड चार्ज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, दिन भर जो हम काम करेंगे वो हमारा फ्रूटफुल होगा, वो अच्छे से हम करेंगे, एक एनर्जेटिक वे में हमारा वो काम होगा और एक हमारा माइंड मोर मतलब एफर्ट के साथ सोच सकेगा एक पॉजिटिव। और साथ में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास टाइम की जो मैनेजमेंट की जो हम कहते हैं उस तरीके से टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। तो इस तरीके से ये है, तो इसलिए मेडिटेशन करना, अपने माइंड को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। तो और मैं 1 साल से कर रही हूँ मेडिटेशन और इससे अब जाके काफ़ी कहते हैं ना टाइम लगता है किसी भी काम करने में, तो अब जाके बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि मैं 2 मिनट अगर कभी लेट उठ गया बाई चांस, कभी रात में ज़्यादा देर स्टडी किया, तो उससे क्या होता है मैं 2 मिनट ज़रूर करती हूँ मेडिटेशन। तो ये रहा बेनिफिट 1 साल का, जब कहते हैं ना धीरे धीरे प्रोसेस में आता है तो वो चीज़ रहा, तो उससे फ़ायदा रहता है ना, काफ़ी अच्छा है। मैम मेरे हिसाब से जो ये स्ट्रेस का तो अलग ही सीन है। जैसे आप परेशान अगर रहते हैं किसी मेडिटेशन का मतलब मैम ये है कि जो सुबह उठने के बाद जब सीन आता है कि मैं जो मैम करता हूँ वो ये है कि आँख और कान आप बंद करने के बाद ऐसे उसका जब मतलब एक जो आपका माइंड रहता है उसमें जब वाइब्रेशन होता है ना मैम, तो वो फिर आप जब आप 2 से 3 राउंड करने के बाद जब हटेंगे वहाँ से ना, तो इतना मतलब मैक्सिमम आप मान के चलेंगे जैसे आप पहले तो उससे कम से कम 50 to 60% ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। तो वो प्राणायाम हो गया, ठीक है मैम। ये मेरा पहला सेशन है मेडिटेशन का। नहीं, तो पहले से क्या सोचा है कि ये क्या हो सकता है, ये दोनों शब्द क्या सिग्निफाई करते हैं, माइंडफुलनेस और मैम माइंडफुलनेस का मतलब मानसिक स्तर की मजबूती से है कि हम मानसिक रूप से कितना मजबूत हैं, इससे हम समस्याओं को कैसे उनका सामना करते हैं, ये होता है। और मेडिटेशन से इसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। लेकिन मैम मेडिटेशन के नाम पे मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। जैसे मैं योगा करता हूँ या प्राणायाम करता हूँ तो बस उसी के नाम पे रहता है। स्पेशल मैंने आज तक मेडिटेशन के लिए कुछ नहीं किया है, तो वो मेरा पहला ही कि हम सीखेंगे इसमें कि मेडिटेशन होता क्या है आज। सचिन मैम पढ़ाई के समय में माइंड डाइवर्ट होने लगता है, इधर उधर कुछ और सोचने लगता है, तो मेडिटेशन इस वजह मैम ये मेरा पहला सेशन है, तो मैं सोचा पहले कभी कुछ सुना हुआ है इसके बारे में, ये 2 शब्द पहले कभी सुने, माइंडफुलनेस? ये मैम स्टडी में जो डिस्टर्बेंस आती है और माइंड को स्टेबल करने के लिए मैं सोचा थोड़ा बेनिफिट हो सकता है इससे, पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो मैं वही सोच ज़रूरी है मैम। अगर ब्रेन क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव थॉट्स, तो इस चीज़ को स्टेबल मेडिटेशन से ही किया जा सकता है बेसिकली। तो मैम पहले मैंने एक्सरसाइज की है मैम पहले, बट मैम कौन सी एक्सरसाइज? मैम स्क्वाट वगैरह कर रही थी। अच्छा, तो मैम योगा में Physicalness. यस मैम, और मेडिटेशन में मैम मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ बहुत देर तक, तो ये चीज़ ये फ्लॉज है मैम, मुझे नहीं होने चाहिए एज अ स्टूडेंट, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं मेडिटेशन से इसको मतलब ओवरकम किया जा सकता है, तो इस चीज़ से। और मैम माइंडफुलनेस अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो वो चीज़ हर चीज़ में दिखेगी, लाइक एटीट्यूड में भी दिखेगी और वर्क में भी दिखेगी, उससे एक अच्छा सा मतलब ऑरा क्रिएट होता है मैम, तो वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से हम काफ़ी हद तक से हो सकते हैं। ये सभी लोग मिलाकर के जितना कह रहे हैं उनमें से सारे ही एस्पेक्ट्स हैं इसके, लेकिन अगर माइंडफुलनेस कहा जाए कि ये है क्या, तो माइंडफुलनेस एक स्टेटस है आपके माइंड में,
जिस समय आप कोई भी काम कर रहे हो उस समय आप उस काम में कितना इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम क्या करते हैं कि सामने हमारे थाली लगी हुई है खाने की और टेलीविज़न चल रहा है, तो हमारा माइंड क्या होता है, न्यूज़ सुन रहा है या कोई भी प्रोग्राम देख रहा है। तो फूड हमारी थाली में क्या है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि थाली में क्या क्या था और उसका एक्चुअल टेस्ट कैसा है ना। हम खाते जा रहे हैं और सामने हमारा पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो किसी और चीज़ में। एग्जैक्टली इसी तरह से सुबह से जब से हम उठते हैं और रात में जब तक हम सोते हैं, दिन भर की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत कम ऐसा समय होता है जब हम जिस एक्टिविटी को कर रहे हैं केवल उस एक्टिविटी के बारे में सोचें और केवल पूरा कंसंट्रेशन उस एक्टिविटी के ऊपर रखें। सिंपल सी चीज़ें अगर अपने लाइफ में लें कि हम जब सुबह उठते हैं, मंजन ब्रश करने के लिए जाते हैं, तो उस समय क्या हम पूरी तरह से अलर्ट, अलाइव, अवेक और पूरी तरह से अपने माइंड को अवेकन पोजीशन में रखते हैं, या फिर बहुत ही ढीले ढाले सोए से मूड में ब्रश कर लिया जा करके और वो समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप कर कुछ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग, आपका पूरा जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो किसी और चीज़ में है। और जब ऐसा होता है तो आपका जो भी वर्क है वो पूरी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ परफॉर्म नहीं किया जा सकता। और ज़्यादातर काम यही होता है कि सुबह से लेकर के रात के सोने तक हम लोग काम को बस एक फिजिकल एक्टिविटी की तरह करते चले जाते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो सामने कोई आ गया तो एकदम से आपका पैर ब्रेक पे चला जाता है, उसमें आप दिमाग नहीं लगाते, वो आपकी बॉडी पूरी तरह फिजिकली ट्रेंड है और उसी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बिना सोचे समझे आपके अनकॉन्शियसली वो सारी एक्टिविटी हो जाती है। ऐसे ही है, किसी ने अगर हमें कोई चीज़ ऐसी कही जो हमें बहुत पसंद आई तो हम इमीडिएटली बड़े खुश हो जाएंगे। उसी के साथ साथ दूसरी भी चीज़ है कि अगर किसी ने हमसे कोई ऐसी बात कह दी जो हमें नहीं अच्छी लगी तो इमीडिएटली कुछ लोग बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं, और नाराज़ ही नहीं हो जाते, शाउट भी करते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं, हो सकता है स्थिति मार्केट तक पहुंच जाए। तो इसमें क्या है कि इमीडिएट रिएक्शन है, ये पूरी तरह से उस एक्टिविटी पर बिना विचारे, बिना सोचे, बिना ध्यान दिए, बिना उसको समझे, ये बॉडी की जो आदत है उस आदत, हैबिचुअल रिस्पॉन्स। तो जब रिस्पॉन्स हैबिचुअल होता है तो उसमें क्या होता है, आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है आपके आसपास की परिस्थितियों पर और उसके जो आने वाले परिणाम है उस पर। लेकिन जब हम किसी भी सिचुएशन में उसको पहले देखते हैं, समझते हैं, एसेस करते हैं, पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जब हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो बड़ा सुलझा हुआ सा रिस्पॉन्स होता है। वो रिस्पॉन्स किसी इम्पल्स में आके किया गया रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि जब भी जो भी काम आप करें उसको पूरी एकाग्रता के साथ और उसी काम में इन्वॉल्व होके करें। और ये कैपेसिटी कैसे बिल्डअप हो, एकाग्र होने की कैपेसिटी कैसे बिल्डअप हो, किसी भी एक कार्य पे ज़्यादा देर तक फोकस रहने की कैपेबिलिटी कैसे विकसित हो, इसके लिए जो टेक्निक है वो है मेडिटेशन। तो ये माइंडफुलनेस क्या है, एक स्टेज है आपके अपने होने की, टू एग्जिस्ट बीइंग माइंडफुल। तो अगर आप अभी यहाँ पर हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि सेशन कितनी देर चलने वाला है, या फिर हमें कहाँ जाना है, या इसके बाद हमें कुछ और जो एक्टिविटी करनी है उसका कुछ कैलकुलेशन चल रहा है, तो यू आर नॉट एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो आप जिस समय जहाँ पर हैं 100% वहाँ पे प्रेजेंट हो
और आपके पूरे के पूरे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां एक ही कार्य में इन्वॉल्व हो जाए। और जब आप ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं तब आपका जो आउटपुट है, जब उसका इम्पैक्ट है, वो बहुत पॉजिटिव आता है, बहुत अच्छा आता है। कहते हैं कि किसी भी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने की जो पावर है वो आज के समय में बहुत कम हो गई। आप सबने देखा होगा Yes, कि ma'am. कई बार हम लोग अपनी एजुकेशन के लिए भी ऑनलाइन मीडिया को यूज़ करते हैं, है ना? लेकिन उस ऑनलाइन मीडिया को किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करने के लिए खोजा, साथ में कुछ और पॉपअप हो गया या कुछ और उसमें विंडो ओपन हो गई, तो हम क्या करते हैं, लगता है कि चलो इसको पहले देख लेते हैं, उस पर चले गए, उससे किसी और पे चले गए, स्विच, जंपिंग, हॉपिंग, और फिर धीरे धीरे कुछ देर बाद भूल ही गए कि हमने क्या काम शुरू किया था और ये हमारी एक्टिविटी कहाँ पहुँच गई, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी डिस्ट्रैक्शन और लेस फोकस जब होता है उससे आती है। और उससे क्या होता है कि स्टडीज के ऊपर जब आप कंसंट्रेट नहीं करते हो तो वो फिर 2 घंटे की जो चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए थी वो 10 घंटे में भी नहीं समझ में आती। लगातार आप उसको करते चले जाते हो पर समझ में नहीं आता क्या। कई बार सामने बुक रखी रहती है, किताब रखी रहती है, पेजेस पे पेजेस आप पलटते चले जाओ, कई बार आप पढ़ भी रहे होते हो पर आंखों से पढ़ रहे होते हो। आपका जो मस्तिष्क है वो उनके अर्थ को समझ करके अपने अंदर ग्रहण नहीं कर रहा होता, तो फिर वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है और मेडिटेशन की जो समझ है, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हम अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी और अपने करियर में भी दोनों जगह हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कुछ लोगों ने जैसे इसको ट्राई किया, ट्राई करने वाले लोग ये बता सकते हैं कि कैसे इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। माइंडफुलनेस में क्या आता है कि थोड़ी देर तक तो आप किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय आपके मन में कुछ दूसरा विचार आ जाता है या कोई दूसरी चीज़ याद आ जाती है, या फिर शरीर को आदत नहीं है चुपचाप एक जगह बैठने की, लगता है चलो एक चक्कर लगा के आते हैं, चलो कुछ खा के आते हैं, कुछ और डिस्ट्रैक्शन। माने सिंपल सी एक्टिविटी है कि आप एक समय पे एक काम करें, लेकिन उसमें भी आपके शरीर, मन और बुद्धि को बहुत डिसिप्लिन्ड होने की आवश्यकता है। अगर ये डिसिप्लिन्ड नहीं है तो एक छोटी सी एक्टिविटी भी आपसे कर पाना मुश्किल है, चैलेंज होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से होता है ना कि कैसे माइंड एक जगह पर देर तक फोकस रहे, कैसे हम अपने प्रेजेंट में रहें। तो उसके लिए जो टेक्निक्स है उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको प्राणायाम की तरह से भी आप समझ सकते हैं। आजकल जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह करके उसको जानते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो योग की पद्धति है उसमें ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छी तरह से दिए। जब योग हम करते हैं तो योग से अधिकतर लोग आसन समझते हैं, क्योंकि आसन, देखिए अगर कोई पार्क में आसन कर रहा होता है तो हम आसन कर रहा है ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं योग कर रहा है, योग आसन। है ना? Yes, और ma'am. योग दिवस पर भी आसन ही पर ज़्यादा फोकस दिखाई देता है। जो चित्र दिखाई देते हैं वो तरह तरह के आसन हैं। तो आसन योग का एक हिस्सा है ना, शुरुआती हिस्सा है। सबसे पहले हम जब शुरू करते हैं तो अपने दैनिक जीवन में अनुशासन कैसे लाएं, इसके लिए जो योग के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं वो है यम, नियम। तो यम नियम क्या है? जो हमें डेली स्कूल्स में सिखाया जाता है, मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, है ना? इस तरीके के जो आप साधारण मॉरल लेसन की तरह से देखते हैं वो सबके सब यम और नियम में रखे हुए, कंबाइंड करके रखे हुए। तो यम और नियम का अर्थ है आप अपने साथ कैसा डिसिप्लिन और अनुशासन रखें
और दूसरों से व्यवहार करते समय कैसा अनुशासन रखें। इन दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो यम और नियम में दिए गए हैं। इसके बाद फिर आप आते हैं आसन। आसन का अर्थ क्या है? अभी हम जो बैठे हुए हैं ये भी आसन है। आप सुखपूर्वक एक जैसी स्थिति में अगर आप बैठ सकते हैं तो वही आपका आसन है। आसन का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल खड़े होकर जो कर रहे हैं वो आसन है, या शरीर के विभिन्न पोस्चर्स में कर रहे हैं वो आसन है। आसन माने स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक जैसे आप बैठ सके वो आपका आसन है। फिर उसके बाद जिसको हम कहते हैं ना, सांस पर, अपनी वाइटल एनर्जी पर कैसे कंट्रोल हो, क्योंकि वाइटल एनर्जी क्या है? कई बार शरीर तो आपका ठीक ठाक है लेकिन आपका मन चंचल है, या मन के जो अंदर भाव आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो इमोशंस आ रहे हैं, वो कई बार बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाते हैं ना। किसी भी बात को हम लेकर के बहुत चिंता करने लग गए, सोचने लग गए, तो उन पर कैसे कंट्रोल करें? उसके लिए वो जो प्राणायाम तुमने बताया, वो प्राणायाम को भी कई लोग बहुत यौगिक या कठिन क्रिया के रूप में समझते हैं। इसीलिए हमारे ख्याल से जो पश्चिम वालों ने उसका ट्रांसलेशन कर दिया ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हालांकि वो उचित नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब ये लगता है ना कि सांस आई और गई। लेकिन जब हम प्राणायाम कहते हैं तो प्राण माने हमारे अंदर की जो संजीवनी शक्ति है उसको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का जो तरीका है वो है प्राणायाम। वो केवल ऑक्सीजन लेने और निकालने का नाम नहीं है। हम वैसे भी देखते हैं कि अलग अलग क्रियाओं को करते समय हम लोगों की सांस अलग अलग तरीके से चलती है। यस मैम। जब कभी आप गुस्से में होते हो तो सांस की गति क्या होती है? तेज होती तेज होती है। तेज। जब आप चुपचाप बैठे हुए होते हो तब, और जब सो रहे होते हो तब और भी धीमी होती है, और भी है ना। कभी किसी को सोते हुए देखो ना, किसी को तो उसकी सांस तेजी से चलती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। जब तक तेजी से चलेगी तब तक वो सो ही नहीं पाएगा। तो हर स्थिति में जैसे जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज डाउन होती हैं, आपका मस्तिष्क शांत होता है, उसी के हिसाब से आपकी सांस की गति धीमी होती है या उस पर अंतर आता है। तो अगर आप सांस की गति से शुरू करें तो आप अपने मानसिक स्थिति को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वाइस वर्सा। अगर एक्टिविटी करेंगे तो सांस पे परिवर्तन आएगा, और सांस को परिवर्तित करेंगे तो आपके इमोशंस, फीलिंग्स और आपकी बॉडी पर परिवर्तन आएगा। ठीक, तो आप एकदम से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या करें? सांस को कंट्रोल करें। और उस सांस को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे सिंपल सी एक्सरसाइज है वो है गहरी सांस लेना। कई बार हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारी सांस की स्थिति क्या है। जो जो चीज़ें नेचुरल होती हैं वो नेचुरल चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हम एक फॉर ग्रांटेड मोड में चलती रहती है। तो कोई अगर हमसे किसी समय अचानक पूछ ले कि अभी आपका बॉडी का ये ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, तो आप चौंक जाएंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता होता है। लेकिन वही अगर कोई आदमी बीमार होता है तब उसकी एक एक एक्टिविटी घर वालों को भी पता होती है कि इनका भोजन कैसे हो रहा है, इनका टॉयलेट कैसे हो रहा है, इनकी सांस कैसी चल रही है। दैट मीन्स कि वो सारे के सारे अंग जब तक ठीक काम करते हैं तब तक आप उनके प्रति सचेत भी नहीं होते, पता ही नहीं होता कि वो अंग हमारे शरीर में है। जैसे उसमें प्रॉब्लम आती है तब हमें पता चलता है कि हाँ वो अंग भी हमारे शरीर का हिस्सा है। तो अपने आप के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने बुद्धि के प्रति, अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाना, ये एक माइंडफुलनेस की एक्टिविटी है। और माइंडफुलनेस क्यों ज़रूरी है? अब आपके घर में कोई चीज़ रखी है, आप उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, निगाह ही नहीं पड़ती, तो वो चीज़ हमेशा बहुत अच्छे स्वरूप में नहीं रह पाएगी। क्या होगी? वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाएगी
यहाँ तक कि कोई मशीन भी रखी हो तो जंग लग जाएगा, वो चलेगी नहीं। तो अपना शरीर ये है कि जितना हम डेली एक्टिविटी में प्रयोग करते हैं उतना चलता रहता है। और कई बार बच्चों से कहो तो अगर जमीन पे पालथी मार के बैठने को भी कह दो तो शायद बहुत सारे यंग बच्चे भी, उनके लिए मुश्किल होगा, वो नहीं बैठ पाएंगे उस तरह से, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि कब उनके जॉइंट्स बिल्कुल काम करना बंद कर चुके। तो माइंडफुलनेस का अर्थ है आप पहले अपने बारे में पूरी तरह सचेत हो और एक एक एक्टिविटी जो भी करें उसमें फुल्ली इन्वॉल्व होकर करें। इससे एक और फायदा होगा क्या कि जो इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चिंता, वरी। तो वरी किस चीज़ की होती है? वरी या तो पीछे की होती है या तो आगे की होती है। प्रेजेंट की वरी बहुत कम होती है। अब इस समय हम लोगों के पास चिंता करने का तो कोई कारण नहीं, हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, सेशन चल रहा है। लेकिन अगर इस समय हम चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब है या तो हमें पिछली कोई घटना याद आ रही है या भविष्य की कोई घटना याद आ रही है। तो इन दोनों ही स्थितियों में हम माइंडफुल नहीं है, प्रेजेंट के प्रति माइंडफुल नहीं है। तो माइंडफुल जब हम होंगे तो उस समय हमारी चिंता नहीं होगी हमारे दिमाग में, और चिंता नहीं होगी तो हम फुल्ली 100% कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे प्रेजेंट एक्टिविटी। और जब पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे तो ये कहा जाता है कि सफल और असफल व्यक्ति में दोनों में अंतर क्या है। तो सफल और असफल व्यक्ति में केवल एकमात्र एकाग्रता के लेवल का अंतर है। अगर वो अपनी किसी एक्टिविटी में फोकस्ड है, एकाग्र है, तो वो उस काम में सफल होता है। और अगर उसका फोकस कम है तो वो फिर उस कार्य में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि आप फोकस होने लग जाते हैं अपने प्रेजेंट पर, और ऑटोमेटिकली आपके पीछे की चिंता और भविष्य की चिंता कम होने लगती है। एकदम से समाप्त तो नहीं होगी, पर वो बहुत कम होगी। दूसरी चीज क्या है कि जो मेमोरी वाली बात, आजकल ये भी बहुत लोगों की शिकायत है कि हम जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता। कहते हैं कि बहुत कम समय की जरूरत है फोकस्ड अटेंशन की किसी भी चीज को याद करने की, लेकिन उतना भी हमारे पास अटेंशन, अनब्रेक्ड अटेंशन नहीं होता चीज। और हमारा माइंड अगर समझना है तो हम कंप्यूटर से समझ सकते हैं। हाई स्पीड कंप्यूटर आते हैं, हम बहुत सारी विंडो खोल देते हैं और हमें लगता है कि सारी विंडो पे हम एक साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ बड़ी स्पीड में हो रहा है। लेकिन कंप्यूटर अगर सीपीयू की हम बात करें तो उसकी प्रोसेसिंग का तरीका क्या है? ये एक बार में केवल एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। कभी भी कंप्यूटर सीपीयू एक समय पे दो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए हमें लगता है कि सारी विंडो पे एक साथ काम। अभी हम क्या करते हैं, हम किताब भी खोल लेते हैं, म्यूजिक भी चला लेते हैं, कुछ दूसरी एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, तो माइंड तो उसी सीपीयू की तरह से, तो इसका जो पूरा अटेंशन है वो सारी एक्टिविटी में, और खाने का भी कुछ साथ में रख लेता है। तो सब में वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने की वजह से जो अटेंशन है वो कंप्लीट माइंडफुल स्थिति में नहीं रह पाता। तो क्या होगा फिर? परिणाम एक ही होगा कि आप किसी भी एक्टिविटी को उसके बेस्ट लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते। ये भ्रम है लोगों का जो कहते हैं कि हम म्यूजिक चला लेते हैं तो हमें और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। तो उनके कहने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपके जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां माने जो सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, स्किन, है ना, तो इनका जो नेचर होता है ये नेचर ने बनाया है, ये आदमी ने अपने आप नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है कि वो हमेशा अपना जो उनका सब्जेक्ट है उस तरफ भागती है। तो जिसका अपने दिमाग पे पूरा
पूरा कंट्रोल नहीं है, वो अपनी इन इंद्रियों को किसी न किसी चीज में बिजी कर देता है। यानी गाना चला दिया तो कान को काम दे दिया, अब कान से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो और कहीं ना जाए, बस उसी गाने तक ही सीमित रहे। Yes, ma'am. ठीक है ना? मुंह को कुछ काम दे दिया, इधर से एक चिप्स उठा उठा के मुंह में डाल रहे हैं, तो मुंह को भी बिजी करने का, क्योंकि कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से बॉडी पे। तो अपने वो सारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं उलझा करके अब वो सोचते हैं कि अब मेरा दिमाग तो खाली हो जाएगा, तो दिमाग से उसको पढ़ने की कोशिश करते। उनको लगता है कि इन सब चीजों ने उनके फोकस को बढ़ाया है, जबकि हो क्या रहा है, आपने उनको एक एक टैग करके बांधा है। इस इंद्रिय को यहाँ बांधा, इसको यहाँ बांधा, इसको यहाँ बांधा, और फिर बांध करके जब इतना थोड़ा सा स्पेस बचा उसी में परफॉर्म करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही। और हमें लग रहा है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल चीजें क्या है कि जिस समय आपका फोकस, अटेंशन और माइंड का कंट्रोल होगा आपकी बॉडी पे, तो आपको गाना बजाना और बाकी चीजें समझ में ही नहीं आएगी कि वो चल भी रही है या नहीं है। एक स्टोरी ऐसे है, रामकृष्ण मिशन में एक नया मंक था, IIT करके आया था, उसको नई नई ट्रेनिंग हो रही थी, उसको एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई, वो अपनी पुस्तक वहाँ पर पढ़ रहे थे। उनको जो वहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने बुलाया, आवाज़ दी गई, उनको नहीं सुनाई पड़ा। सामने एक कोई आए, उनसे कहते रहे, उनको नहीं सुनाई पड़ा। उनका पैर हिलाया, नहीं सुनाई पड़ा। जब किताब खींची तो समझ में आया कि अच्छा क्या हुआ, ऐसे करके वो चौंक गए। वो वहाँ के IIT के टॉपर थे, उन्होंने वो सब छोड़ करके अपने आप को संन्यास उसमें ले आए। तो उन्होंने कहा कि आप इतने एकाग्र कैसे हो सकते हैं? तो ये जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की जो स्टोरीज हैं, तो वो जिस विषय को भी उठाते हैं उस विषय में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इधर उधर की कोई उन्हें खबर ही नहीं होती कि क्या चल रहा है। अभी देखो ना, कई बार बच्चे कहते हैं कि गर्मी बहुत है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये एम्बियंस अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। लेकिन सचमुच जो करने वाले होंगे काम, जिनका अपने मस्तिष्क पे और अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, उनको इन सब से कोई मतलब ही नहीं होगा। वो बिल्कुल उसी तरह से अपने सारे सेंसेस को स्विच ऑफ कर सकते हैं जैसे आप किसी लाइट का स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन ये पावर डेवलप करने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि जो महावत है वो एक छोटा सा इंसान होता है और इतना बड़ा हाथी होता है, लेकिन ट्रेनिंग करके वो इतने बड़े हाथी को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर हाथी बेकाबू हो जाए तो महावत उसको अपनी पावर से कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर लिमिटेड है। वो शारीरिक रूप से हाथी बहुत बलवान है। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रिय हैं और इनके जो विषय हैं, विषय माने जो इनके इंटरेस्ट का एरिया है। मुंह है तो भोजन, अपने टेस्ट वाला, एक पर्टिकुलर ब्रांड का, एक पर्टिकुलर स्टाइल से बनाया हुआ, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है इसका सेंस। तो ये सब हम लोगों को क्या करते हैं, खींच ले जाते हैं, जैसे हाथी महावत को खींच ले जाए उसी तरह से। तो क्या करना पड़ता है, उस हाथी को ट्रेन करना पड़ता है। और ट्रेनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेगुलरिटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, है। तो पहले अपने दिमाग को उस ट्रेनिंग मोड में लाने के लिए अपनी सहमति की ज़रूरत है। पहले हम तो ये जान लें कि हाँ, हम ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। जब तक हम एग्री नहीं करेंगे तब तक ये ट्रेन नहीं होगा। नहीं तो संसार में सबके सब मेडिटेटर हो चुके होते। तो ट्रेनिंग में सबसे पहली एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि यस, आई एम रेडी, I want to control my senses, my physical body, and I want to focus where I want, not where I do not want. कई बार हमारे सोशल
मीडिया पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है हमें नहीं देखनी चाहिए, पर हमारा मन भागता है और हमें लगता है नहीं देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे आप जो खाना खाते हो तो शरीर पे असर पड़ता है, वैसे ही जो आप आँख से देखते हो, जो शरीर से अनुभव करते हो, जो कान से सुनते हो, हर एक का आपके मन पे, आपके बुद्धि पे, आपके पूरे व्यक्तित्व पे असर पड़ता है। तो खाना आहार केवल मुंह से खाने वाला नहीं होता, हर तरह से जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको जो आप हैं वो बनाता है। तो अगर आप जो हैं उससे खुश हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जो हैं उससे खुश नहीं हैं, आपको लगता है इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है, आप अपने आप को पीसफुल नहीं महसूस कर रहे, आप अपने को हैप्पी नहीं महसूस कर रहे, आप किसी भी टास्क को करने में अपने को कॉम्पिटेंट नहीं पाते, आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में अच्छे से अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स के संग आपके रिलेशंस वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हैं, अपने दोस्तों के संग ऐसे रिलेशन नहीं है जो आप चाहते हैं, समाज के साथ ऐसे रिलेशन नहीं है जो आप चाहते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को फिर से कोशिश करनी चाहिए समझने की, देखने की, जानने की। और जब उसको हम जानने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब ये एक्सेप्ट करेगा, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन नॉट सफिशिएंट, कि आप ये जाने कि आपका शरीर आपके पूरे नियंत्रण में नहीं है और उसे आप नियंत्रण में रखने के लिए आगे का जो भी अभ्यास है वो करने के लिए तैयार है, तब आप अगले स्टेज। तो ये आप पहले तो अपने को समझें, सुबह से रात तक आपके कौन कौन से थॉट मन में आते हैं, वो थॉट आपको चिंतित करते हैं, आपके अंदर उत्साह भरते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं या आपको परेशान करते हैं। तो उनको जब आप सोचना देखना शुरू करेंगे, उनके प्रति अवेयर होना शुरू करेंगे, तब आप माइंडफुल होना शुरू करेंगे। अगर सुबह उठे हैं तो आप अलर्ट होकर के उठिए, उठते समय एक ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ उठिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब कि हे ईश्वर, आपने आज का दिन हमें दिया। बहुत सारे लोग हैं संसार में जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, तो ये आपकी कृपा है, हम इसके लिए आपके ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। तो यहाँ से आपका माइंड, कहते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेट होना शुरू होता है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड के मोड में होंगे तो आप कंप्लेन के मोड में नहीं होंगे, ये दोनों एक साथ नहीं चलते, या तो आप ग्रेटिट्यूड में ही होंगे या तो कंप्लेंट में होंगे। तो जैसे ही आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रेटिट्यूड का कर दिया, वैसे ही आपकी बॉडी को, पूरे शरीर को, आपके मन को, बुद्धि को एक मैसेज चला गया कि नाउ वी हैव टू बी इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट। यही है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए बड़ी नई चीज़ है। ग्रेटफुल होना, और ये आसान इसलिए है क्योंकि आप अपने आसपास देखो, न्यूज़पेपर देखो, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं संसार में जो आपकी स्थिति में भी नहीं है। तो कई बार लोग ये कहते हैं ना कि हमने अपने शूज़ के लिए कंप्लेंट की पर देखा कि अगले के पास तो पैर ही नहीं है। तो जब ऐसे लोगों को देखना शुरू करो, घर से बाहर निकलो, तो देखो कितने सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ने की, एजुकेशन की सुविधा नहीं, या जिनकी झोपड़ियों को देखो, या अपने आसपास किसी ऐसे जो पटरी ठेले पे काम करने वाले लोगों को देखो, किस तरह की कंडीशन में वो काम कर रहे हैं। और फिर देखो कि नहीं, हम इनसे बेहतर हैं, तो उनके लिए भी कंपैशन आएगा। और अपने लिए क्या होगा
अपने लिए ये आएगी कि कृतज्ञता की भाव, कि हम कृतज्ञ हैं ईश्वर के। तो वहां से हमें अपने आप को बदलना शुरू करना। अभी क्या है हमारा मोड? कंप्लेंट मोड में हम शुरू करते थे। काश हमारे माँ बाप भी इतने पैसे वाले होते, काश हमारे घर वाले भी हमें यूएस और यूरोप में पढ़ा रहे होते, काश हम भी इतने नंबर लाए होते। तो काश 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 करते करते माइंड एजिटेटेड हो जाता है, वो कंप्लेंट मोड में आकर के निगेटिव मोड में चला जाता है। और जब वो निगेटिव मोड में चला जाता है तो वो या तो फ्यूचर के लिए चिंता करेगा या तो पास्ट के लिए रिग्रेट करेगा, वो प्रेजेंट में नहीं रह पाता। तो अगर प्रेजेंट में रहना है तो हमें चीजों को फैक्चुअल स्थिति में देखना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रोड पे निकलते हो, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भी आपको चिंता नहीं होती है, होती है क्या? आपको बुरा लग सकता है, आप उसके लिए अफसोस कर सकते हो, पर उसकी वजह से आपको एंजाइटी नहीं होती। पर उसी जगह पे अगर आपको घर के किसी व्यक्ति के बारे में पता चल जाए तो क्या होता है? तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक के साथ हमने अपने पास्ट और फ्यूचर के सारे प्लान्स जोड़ रखे हैं, उनके संग हमारा अटैचमेंट है। तो हम उनके संग फैक्ट को केवल फैक्ट की तरह से नहीं देख रहे हैं, उनके संग हम पास्ट भी देखते हैं, उनके साथ हम फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट जो आने वाला है उसको भी देखते हैं। यानी प्रेजेंट मोमेंट के बजाय हम पास्ट और फ्यूचर में घूमते रहते हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी को देखते हैं तो हम ना प्रेजेंट में जाते हैं ना पास्ट में जाते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो हम सोचते हैं चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, इसको हेल्प करने की प्रयास करते हैं जिससे कि ये व्यक्ति बच जाए। तो दोनों में से आप देखिए कि कार्य तो आप एक ही करने को हॉस्पिटल ले जाएंगे बाहर, तो उसको भी आप हॉस्पिटल ले जाने की सोच रहे हैं, लेकिन एक के साथ आपकी चिंता जुड़ी हुई है, दूसरी जगह आप बिना चिंता के काम करते हैं। तो जब आप बिना चिंता के काम करते हैं तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, आपके डिसीजंस एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल होते हैं। जब आप चिंता के संग काम करते हो तो आपका जो डिसीजन है वो एप्रोप्रिएट नहीं रह पाता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर अपने बेटे को या बेटी को ऑपरेट नहीं करना चाहता, सर्जरी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके संग उसका अटैचमेंट है, उसके संग वो सोचेगा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये क्या, मतलब उसके जो है नहीं सामने उसके बारे में भी वो सोचने लगता है। तो जो माइंडफुलनेस का अभ्यास है, माइंडफुलनेस का अभ्यास है कि आप एक विटनेस की तरह, जैसे कोई थर्ड पार्टी सामने से किसी चीज को देख रहा है, आप जैसे टेलीविजन को देख रहे हैं या फिर आप पिक्चर को देख रहे हैं। पिक्चर में बहुत सारे सीन आ रहे होते हैं, कोई सीन ट्रेजेडी वाले भी होते हैं, कोई बहुत बढ़िया भी होते हैं, पर आपको पता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और बाद में आप उस ट्रेजेडी वाले सीन को भी अप्रिशिएट करते हो और उस अच्छे वाले सीन को भी अप्रिशिएट करते हो, जस्ट एज अ मूवी। तो माइंडफुलनेस का काम क्या है कि आप उस सीन से बाहर निकलो और उस सिचुएशन को जैसा है वैसा ही देखने का प्रयास करो। और जब आप इस तरह से विटनेस के फॉर्म में आ जाते हो तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, उनकी एनालिसिस कर पाते हो और फ्यूचर में उनके लिए एक बेहतर निर्णय करने की स्थिति। तो ये है हमारा माइंडफुलनेस का इंट्रोडक्शन के लिए। मेरे ख्याल से अगर कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसके सेकेंड पार्ट पे मेडिटेशन पे आएंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का? Mindfulness basically means alertness, na? Alertness, being at the present moment and fully involved in present activity, present atmosphere. Mindfulness कई बार होता है ना कि सुबह से जब से आप उठते हो, कई बार आप देखो कि आप क्या कोई डिसीजन लेते हो या फिर आप ट्रेंड हो वो काम करने के लिए वो वैसे ही करते चले जाते हो। मंजन किया, ब्रश किया, खाना खाया, बस्ता उठाया, कपड़ा उठाया, सामान गाड़ी स्टार्ट की या
ऑटो मेट्रो जो भी पकड़ना है उसको पढ़े और आगे चले गए और स्कूल कॉलेज में जहाँ भी जाना है वहाँ पे बैठे क्लास में लेक्चर सुना और चले गए उसके बाद। तो एक्टिविटीज में कहीं कोई आप डिसीजन लेते हो किसी स्टेज पे? यू डोंट टेक डिसीजन। वो सबकॉन्शियसली जैसे लगता है ना कि हैबिचुअल ट्रेंड है आपका शरीर और आपका मन जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे आप लगातार चलते रहते हो। तो जब आप पैटर्न पे चलते रहते हो तो आपकी लाइफ उसी मोनोटोनस वे में आगे चलती चली जाएगी। लेकिन जब आप अलर्ट होके किसी जगह पे रुक करके और आप अपना डिसीजन रिव्यू करते हो और सोचते हो कि यहाँ पे क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, दैट इज माइंडफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी, कैंटीन है सामने, आप डेली वहां पे जाते हो, समोसा ऑर्डर करते हो और खाते हो, चला। अब आप माइंडफुली क्या देख रहे हो कि ये समोसा खाने का मतलब क्या, हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये समोसा कैसे बना है, इसका टेस्ट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, जिसने इसको बनाया है वो किस भाव से बनाया है, और आपके ओवरऑल पूरे शरीर पे, मन पे इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इतने माइंडफुल होकर के तो हम लोग नहीं खाते, जाते हैं कैंटीन में, उठाते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, बल्कि पूरा टेस्ट भी नहीं लेते होंगे। कई बार भूखे रहते हैं, जल्दी अंदर किया और जाके क्लासरूम में चले गए। कहा जाता है कि पानी को खाओ और खाने को पियो। क्या मतलब हुआ इसका? पानी को खाओ मतलब पानी को धीरे धीरे सिप करके पियो। पीते हैं क्या हम ऐसे? हम लोग क्या करते हैं, गटगट गटगट बॉटल उठाई, फ्रिज से निकाली और गटगट गटगट पी गए। जबकि हमें पता है कि माउथ के अंदर जो सलाइवा का फॉर्मेशन होता है वो जब हमारे फूड और हमारे ड्रिंक के संग जाता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और जब गटगट गटगट पीते हैं तो ना मेरे माइंड को इंस्ट्रक्शन मिला, ना हमारे पास उतना मौका मिला कि माइंड अपने बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को अपने इंस्ट्रक्शन दे पाता, और सीधे सीधे वो चीज़ें पेट के अंदर चली गई, इम्पैक्ट नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं